अच्छा, सबसे ज़्यादा कमाल बात तो ये लग रही है कि मेन गवर्नमेंट तो डिस्काउंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, राज्य भी दे रहा है। मतलब दो दो बेनिफिट। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं गवर्नमेंट तो दे रही है, कहीं ये और मज़ीद टैक्स लगा रहे हों, क्योंकि हर राज्य को अपनी इजाज़त होती है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक 4.5। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। है 17 टाटा नेक्सॉन इलेक्ट्रिक 4.5 ईवी। तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक कार पर बात तो हमने बहुत की है। क्यों इलेक्ट्रिक से अभी लोग परहेज कर रहे हैं वो भी हमने आपको बताया है। इलेक्ट्रिक कार के फायदे भी हमने आपको गिनवाए हैं और नुकसान भी गिनवाए हैं। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत रहती है कि इलेक्ट्रिक कार बहुत महंगी आती है, इसको खरीदना आम जन के लिए इतना आसान कहाँ है। बात सच है। आपकी इसी परेशानी को आज गणित के जरिए हल करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है फिर आपको इलेक्ट्रिक कार से शिकायतें थोड़ी कम हो जाएं। सबसे पहले तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट जो आजकल मिल रहा है इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर वो बताते हैं। भारत सरकार इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 3 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है, जबकि आप टैक्स के रूप में अलग से 1.5 लाख रुपए बचा सकते हैं। इस तरह इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर कुल बचत 4.5 लाख रुपए बैठती है। 4.5 लाख रुपए रकम कोई छोटी नहीं होती। हालांकि सब्सिडी को लेकर यहाँ कुछ बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि केंद्र सरकार की दी जा रही सब्सिडी तो सेम हो सकती है, लेकिन आपके राज्य में सब्सिडी मिलने का हिसाब किताब थोड़ा अलग हो सकता है। इसलिए ध्यान दें आपके राज्य में सरकार आपकी पसंदीदा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर कितनी सब्सिडी दे रही है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार का जो मॉडल आप खरीदने चाह रहे हैं, क्या वो सरकार की सब्सिडी के दायरे में आता है या नहीं, ये भी आपको ध्यान देना होगा। अगर मोटा फायदा चाहिए, थोड़ी मशक्कत तो आपको भी करनी होगी। जैसे इस सब्सिडी वाले हिसाब किताब को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप टाटा निक्सन का कोई इलेक्ट्रिक मॉडल खरीदना चाहते हैं। अब इस कार को खरीदने से आपको क्या क्या लाभ होंगे, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस कार पर मिलने वाली सब्सिडी पर चर्चा करते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा heavyindustry.gov.in की वेबसाइट पर। यहाँ आपको कई प्रकार की इलेक्ट्रिक कार्स, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें आप अपनी पसंद के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रिक वाहन की सब्सिडी से जुड़ी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब क्योंकि हमने तो पहले से ही पसंद चुन रखी है, तो सीधी बात उसी पर करते हैं, यानी टाटा निक्सन। यहाँ हम टाटा निक्सन EVXZ प्लस वेरिएंट को आधार मानकर आगे की बात बढ़ाते हैं। XZ प्लस का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो बैठता है करीब 16,30,000 रुपए। इसमें इंश्योरेंस का खर्चा लगभग 70,000 रुपए मान लीजिए, और बाकी का खर्चा भी ऐसे ही करीब 16 से 16,500 रुपए के बीच बैठता है। तो ऑन रोड जब ये गाड़ी उतरती है तो उसका जो प्राइस बैठता है वो बैठता है तकरीबन 17,15,000 के करीब। अब इस कार पर मिलने वाली सब्सिडी को भी देख लीजिए। XZ प्लस इलेक्ट्रिक टाटा की जो ये गाड़ी है, इस पर सरकार दे रही है 2,99,800 रुपए की सब्सिडी। वहीं राज्य सरकार की बात करें तो वो करीब दे रही है 1,15,000 रुपए की सब्सिडी। ये बात मैं दिल्ली के संदर्भ में कर रहा हूँ, आपके राज्य में ये अलग भी हो सकती है। तो कुल डिस्काउंट हुआ 4,14,800 रुपए। कार की कीमत के हिसाब से ऑन रोड प्राइस हुआ 13 लाख रुपए के करीब। इसके अलावा अगर आप कार पर लोन ले रहे हैं तो लोन की रकम पर चुकाए जाने वाले ब्याज पर भी आप 1.5 लाख तक की टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं। कैसे? तो आपको बता दूं, इनकम टैक्स कानून के सेक्शन 80 EEB के तहत आप इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदने के लिए गए लोन की रकम के ब्याज पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट हासिल कर सकते हैं। यानी 13 लाख में 1.5 लाख और घट गए। अब ये कार की कीमत रह गई करीब 11.5 लाख रुपए। ये कार महंगी तो आपको अब भी लग रही होगी। चलिए गणित के हिसाब किताब से इसे थोड़ा और सस्ता करके देखते हैं। मान लीजिए अगर आप रोजाना 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, अभी जो पेट्रोल का दाम है वो है करीब 96 रुपये 72 पैसे पर लीटर, और रोज आपकी पेट्रोल वाली कार में 4 लीटर पेट्रोल खर्च हो जाता है। तो रकम क्या बैठी? 400 रुपये से कम। लेकिन इसे 400 रुपये अगर मान ले तो 25 दिन कामकाजी जो होते हैं उस हिसाब से रकम बैठती है 10,000 रुपये। वहीं अगर आप इसको अब इलेक्ट्रिक के संदर्भ में देखें, बिजली की 1 यूनिट पर खर्च होता है 6 रुपये पर किलोवाट। टाटा निक्सन ईवी जो है ये 10 किलोवाट खर्च करती है 100 किलोमीटर चलने पर। यहाँ आपका खर्च
जो आया वो मात्र है 1590 रुपए। इस तरह आप हर महीने जो है करीबन 8,410 रुपए की रकम बचा सकते हैं। और अगर साल के हिसाब से देखें तो ये करीब बैठता है 1,920 रुपए। यानी लगभग 11 साल अगर आप इस कार का इस्तेमाल करें तो ये कार बिल्कुल मुफ्त हो जाएगी। लेकिन अब आप कहेंगे कि इतने साल तो कार की बैटरी भी खत्म हो जाएगी, फिर उसका खर्च भी तो सामने आएगा। बात सही है। इस कार पर 8 साल या फिर कहें 1,60,000 किलोमीटर तक की कंपनी की ओर से बैटरी की वारंटी मिलती है। यानी तब तक आपको बैटरी की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। इस लिहाज से अगर आप 7 साल तक मान लीजिए गाड़ी चलाएं और फिर इसे बेच दें, तब आप 7 साल में जो रकम आप पेट्रोल पे खर्चते वो इसमें बचेगी। यानी 1 लाख रुपए हर साल बचाकर 7 लाख रुपए आप बचा सकते हैं। और कार की जो 11.5 लाख की कीमत है उसमें से इसको घटा दीजिए तो एक्चुअल जो ऑन रोड प्राइस आपकी कार का पड़ेगा वो बचा 4,50,000 रुपए। उम्मीद है ये कार अब आपको सस्ती जरूर लग रही होगी। स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप जरूर लिखिएगा। जी जनाब, अगर कैलकुलेशन इतनी ख़तरनाक, एक रुपया 100 रुपया आप कहाँ से बचा के कितने प्रॉफिट में आप जाओगे एक शख्स। अच्छा, ये उससे पता चलेगा जब एक शख्स पेट्रोल गाड़ी लेगा और उसके जो रियल एक्सपेंस हैं उनको कैलकुलेट किया, और जो ईवी लेगा उसके जो एक तो सबसे पहले जो बचत आएगी, सब्सिडी आएगी, ये सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा, गवर्नमेंट बड़ा मुझे खर्चा बैटरी का ही दिख रहा है। हाँ, वो भी 8-9 साल बाद जाके। हाँ, लेकिन ये है कि अगर बैटरी भी आप दोबारा से डलवा देते हो तो कोई हर्ज थोड़ी है। मतलब आपकी जितना आप सेव कर लोगे ना उसमें से भी कुछ हिस्सा ही जाएगा बैटरी। मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा 3-4 लाख की से ज़्यादा की बैटरी नहीं होगी, मुझे लगता है। अगर आपने नई बैटरी भी डलवाई तो, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बैटरी ही समझो इंजन है, यही सब कुछ है गाड़ी का, इलेक्ट्रिक कार का। तो एक बात बहुत अच्छी, सबसे ज़्यादा कमाल बात तो ये लग रही है कि मेन गवर्नमेंट तो डिस्काउंट दे रही है, सब्सिडी दे रही है, राज्य भी दे रहा है। मतलब दो बेनिफिट। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा था कि कहीं गवर्नमेंट तो दे रही है, कहीं ये और मज़ीद टैक्स लगा रहे हों, क्योंकि हर राज्य को अपनी इजाज़त होती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद यहाँ से प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा, लेकिन अच्छा, दो बेनिफिट्स। अच्छा, अगर केंद्र गवर्नमेंट दे रही है 3 लाख रुपए तो राज्य गवर्नमेंट हाफ दे रही है 1.5 लाख रुपए तकरीबन, लेकिन फिर भी दे तो रही है। 4 लाख तक आपको डिस्काउंट मिल जा रहा है, 17 लाख। अच्छा, इसकी क्या वजह है? पहले ये तो यानी कि ये आम हो। नहीं, पहला रीजन तो क्यों आम हो? इन्वायरमेंट अच्छा रहे और पेट्रोल की वजह से। अच्छा, पेट्रोल के एक तो नताइज भी इतने ज़्यादा मुज़िर हैं, मुज़िर सेहत भी हैं, माहौल के लिए भी मुज़िर हैं, हर तरीके से नुकसानदेह है वो। ऊपर से कॉस्टली भी बहुत पड़ता है, एक्सपेंसिव भी आपको पड़ता है। मतलब हर तरीके से देखें हम, पेट्रोल के एडवांटेज 1-2 होंगे, लेकिन डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है। एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा है, इसके अलावा कॉस्टली भी आपको ज़्यादा पड़ रहा है। ईवी की निस्बत तो मुझे ऐसा लग रहा है ईवी तो फ्री पड़ रही है आपको। पता है पूरी दुनिया की सियासत किस पे चल रही है? पूरी दुनिया जो मामला चल रहे हैं वो टोटल पेट्रोल पे। एक होता है ना IR, या एक होता है ना जैसे इंटरनेशनल अफेयर्स, तो वो सारा का सारा मुद्दा पेट्रोल पे है। आने वाले वक्त में जिस कंट्री ने पेट्रोल का नेमो बदल ढूंढ दिया, अपनी गाड़ियों को इलेक्ट्रिक पे ले आए, सोलर सिस्टम लगा लिए, यानी ग्रीन फ्यूल पे आ गए, तो वो देश ने तरक्की करनी है, उस कंट्री ने तरक्की करनी है। और ये चीज़ अक्सर हमने देखा है, इंडिया ने इस चीज़ को भांप लिया है। इंडिया ने इस चीज़ को देख लिया है कि हमने, देखिए पेट्रोल एक कुदरती मिलता है। गल्फ़ कंट्रीज़ में सऊदीया है, ईरान है, बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जहाँ पे कुदरती तौर पे पेट्रोल है। अब पेट्रोल तो हर कंट्री के पास नहीं है, तो क्या ज़िंदगी भर पेट्रोल के चक्कर में एक कंट्री जो है किसी कंट्री का मोहताज रहे? आपको पता है, आप अगर कुछ भी मंगवाते हो, कुछ भी किसी को भेजते हो, एक्सपोर्ट करते हो अपना माल, अपने मुल्क में कोई चीज़ बनाते हो फिर एक्सपोर्ट करते हो, अगर आप पेट्रोल ही मंगाते रहोगे तो आपकी एक्सपोर्ट पे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, आपको बचत ही नहीं होगी, आपका मुल्क नीचे से नीचे जाता रहेगा। तो आज सऊदी अरब हैं या कई कंट्री ऐसी है जो सिर्फ पेट्रोल है उनके पास। उनकी आपको पता है ज़मीनों में फसलें नहीं उगती, उनके यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, कुछ भी नहीं है, तो पूरी दुनिया को पेट्रोल दे रहे हैं।
तो वो पूरी दुनिया के सबसे अमीर कंट्रीज़ हैं। आपको याद होगा अभी थोड़े दिनों पहले हमने एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर बाकायदा इंडिया ने बेड़ा उठाया था कि हम ग्रीन फ्यूल की तरफ लेकर आएंगे, पूरी दुनिया को अवेयरनेस देंगे, सोलर की तरफ लेकर आएंगे। एशिया के बहुत सारे देश हैं, जैसे उन्होंने कहा तो ओपेक प्लस देश हैं जो पेट्रोल एक्सपोर्ट करते हैं और फिर हमसे कमाते हैं, तो हम उनका बाइकआउट करते हुए हम ग्रीन फ्यूल और इसके ऊपर जो देश आ रहे हैं हम इनका भी एक ग्रुप बनाएंगे जो इनके सामने खड़े होंगे और इनकी गुंडागर्दी और इनकी ताकत को चकनाचूर करेंगे। तो उसमें आपको पता है लीडर तो खुद इंडिया ही है। अब इंडिया में ही अवेयरनेस नहीं हो, अब इंडिया में ही ये चीज़ आम नहीं होगी तो फिर जाहिर सी बात है जैसे मोदी जी ने अगर ये बेड़ा उठाया है तो उनके आवाम के प्रति ही ये चीज़ आम नहीं होगी, तो फिर वो दूसरे देशों को कैसे मिसाल देंगे, कैसे एग्जाम्पल सेट करेंगे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वही चाहते हैं कुछ भी हो लेकिन ईवी इतनी आम हो जाए कि 90% लोगों के पास तो ईवी आ जाए बिल्कुल, और जल्द से जल्द। और ग्रीन फ्यूल यानी मिसाल के तौर पर जितना भी फसलों का कचरा बचता है, हाँ, यानी जो वेस्ट मटेरियल बचता है उससे भी बाकायदा नितिन गडकरी जी की भरपूर कोशिश है कि ग्रीन फ्यूल बनाए, बाकायदा उससे भी फ्यूल बनेगा। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी थी, वो कह रहा था कि ये भुट्टा जो होता है, हाँ, मकई, हाँ, इससे बाकायदा आप गाड़ियाँ चला सकते हो। इससे बाकायदा कह रहे थे कि इसको कन्वर्ट करना पड़ता है, कुछ इससे मिलाना पड़ता है शायद। अच्छा 4-5 तरीके हैं इसके, एक तो सोलर है, एक विंड वाला है जो खेतों में लगा हुआ है, पंखे होते हैं बड़े बड़े, एक ये ग्रीन फ्यूल वाला हो गया, एक पानी वाला आपको याद होगा जो आप कह रहे थे कि हमारे यहाँ तो एक ने बना भी ली थी जिसको बैन करा और फिर उसको एक शख्स ने बाकायदा पानी से गाड़ी चला के दिखा दी थी, हाइड्रोजन से चलती है, हाइड्रोजन, क्योंकि पानी के अंदर H2O होता है, H2O तो को अलग कर देंगे हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन बच गया, उस हाइड्रोजन से गाड़ी चल रही थी। लेकिन क्या है आपको पता है, बड़ी बड़ी कंपनियों की मोनोपोलिटी है, बाकायदा उनकी एक जागीरदाराना सिस्टम है, यानी कि उनका एक ऐसा कब्ज़ा है हुकूमत के ऊपर। एक शख्स 1 करोड़ रुपए फ़र्ज़ करो एक दिन के कमाता है किसी भी मामले में, पेट्रोल की लॉबी को समझ लेते हैं, तो वो 1 करोड़ में से सिर्फ 20 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट के दे दे कि तुमने ये उसूल ही नहीं लाना अपने मुल्क में, इस चीज़ को आने ही नहीं दो इलेक्ट्रिक कार को। इलेक्ट्रिक कार अगर कोई बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे यहाँ लोकल लोग भी बना सकते हैं, वो कहते हैं कि हमें कोई हुकूमत थोड़ी फैसिलिटी दे, थोड़ा सहूलतें दे। बाकायदा कहीं लोग ऐसे हैं वो कह रहे हैं मैं ये बना सकता हूँ, इंजीनियर हैं, गूगल से आजकल हर चीज़ का फॉर्मूला मिल रहा है, हर चीज़ कोई भी घर गली मोहल्ले में ऐसे इंजीनियर बैठे हुए बना सकते हैं। लेकिन क्या उसको फंड कौन करे, उसको बड़े लेवल पे कैसे बनाए? अगर वो घर के अंदर ही एक गाड़ी बनाएगा तो वो तो बहुत महंगी पड़ेगी। अच्छा, और बना भी लेगा अगर कोई बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाते हैं, बहुत जुनून की हद तक जाते हैं कि मुझे करके दिखाना है, मुझे करना है, तो हमने हिस्ट्री में देखा कि ऐसे लोग तो या तो रुपोश हो गए या तो फिर उनके ऊपर कायदा गायब हो गए या बैन कर दिया, या मतलब वो चीज़ को आम नहीं होने दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस वक्त अभी तक हमारे यहाँ नहीं है, और बहुत सस्ती चाइना की गाड़ियाँ हैं वो भी हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कंपनियां हैं इन्होंने हुकूमत के साथ एक मिली भगत करके इनको आने ही नहीं देना, और हम तुम्हें अच्छा खासा टैक्स दे, शार्क बने, समंदर के शार्क बने हुए, लेकिन दूसरों को आगे नहीं आने। इस वजह से दुनिया में चीज़ें सस्ती हैं। आज हम कितने टाइम से सोच रहे हैं गाड़ी लेने का, लेकिन ले नहीं पा रहे। अच्छा, आप खुद बताएं, 17 लाख में से अगर 5 लाख निकाल दिया जाए, 12 लाख की गाड़ी, उसमें भी आपको इतनी फैसिलिटीज़ मिल रही है, पेट्रोल का जो सर का दर्द है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो रहेगी। तो मैं ये कह रही हूँ क्या चाहिए इतने कुछ के साथ भी 12 लाख की अगर आपको पड़ रही है, उसके बाद भी 8-9 साल के बाद जाके एक खर्चा है वो भी बैटरी का, वो भी आप इतनी सेविंग कर चुके होंगे कि वो आराम से अफोर्ड कर सकोगे आप। कि मगर हमारे यहाँ आ जाए, ऐसे हमारी हुकूमत हमारा साथ दे, हमारी स्टेट गवर्नमेंट हमारा साथ दे, तो हम कहाँ से कहाँ पहुँचे। हुकूमत के बारे में अक्सर लोगों से जैसे डिस्कस होती है ना कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो हर बंदा इतना मायूस है पाकिस्तान में, तो पता आगे से क्या कहता है, हुकूमत का सिर्फ ये सवाल होता है मुझे क्या बच रहा है, मुझे क्या दोगे। अगर कोई 5 साल 10 साल का प्लान है कि यार इससे आपको ये फ़ायदा होगा, तो हुकूमत ये नहीं सोचती। हुकूमत सोचती है आप कुछ भी करो, हमें क्या दे रहे हो और पहले क्या दे रहे हो, फिर उसके बाद आप इस मुल्क में कुछ भी करो। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, इसके ऊपर ये जो सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट, जेब से दे रहे हैं भाई, सरकार दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, तो आप मुझे ये बताएं उनका क्या फ़ायदा है? जेब से दे रहे हैं कि हमारे अवाम का फ़ायदा हो, कितनी बड़ी बात है। यही फ़र्क है कि जिससे कोई भी कंट्री तरक्की करता है, कोई भी मुल्क तरक्की करता है, कोई भी मुल्क पीछे जाता है, पीछे भी जाता है और तरक्की भी करता है, अगर हुक्मरान ईमानदार मिले तो। एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, बहुत अच्छे तरीके से कैलकुलेट करके बता दिया गया। इस वीडियो को देखने के बाद तो जिसके पास पेट्रोल गाड़ी होगी भी तो शायद वो बेच के ईवी ले लूँ। तो एक बहुत ज़बरदस्त, दोबारा किसी और के हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।